राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए एक विशाल रेगिस्तान, तपती धूप, रेत के टीले। और शायद ऊंटों का कारवां। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तस्वीर मतलब ये अधूरी है तो ये बिल्कुल सही होगा। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे राजस्थान परिषद के कुछ लेख हैं, अकादमिक वेबसाइट्स हैं, वो एक एकदम ही अलग कहानी बताते हैं। तो आज हम इसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि राजस्थान में गर्मी और सर्दी होती है, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है। सही कहा। कौन सी ताकतें हैं जो इस जमीन के मौसम को इतना चरम और इतना विविध बनाती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के मौसम चक्र की। पहला पड़ाव है गर्मियों का, जो अप्रैल से जून तक चलता है। और ये कोई मामूली गर्मी नहीं होती। इसे मानसून से पहले का मौसम भी कहते हैं, और ये शायद सबसे मुश्किल दौर होता है। तापमान कितना तक चला जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लेकिन स्रोतों के मुताबिक मई जून में जो पश्चिमी रेगिस्तान है, जैसलमेर बाड़मेर वाला इलाका, हाँ बिल्कुल, वहाँ पारा 48 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। 48 डिग्री? ये तो सचमुच एक भट्टी में रहने जैसा है। और इसी भट्टी में चलती हैं गर्म और धूल भरी हवाएं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आंधी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक कमाल का विरोधाभास है। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। जब पूरा राज्य तप रहा होता है, तब एक जगह है माउंट आबू, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन। हाँ, और वहाँ का मौसम काफी ठंडा और सुहावना रहता है। मतलब एक ही राज्य में एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। और फिर इस तपती गर्मी से राहत लेकर आता है मॉनसून, जून से सितंबर तक। बिल्कुल। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक तरह से पूरे लैंडस्केप का ट्रांसफॉर्मेशन है। तापमान 40-45 डिग्री से गिरकर 35 के आसपास आ जाता है। और हवा में नमी बढ़ जाती है। हाँ, और राज्य की 90% से ज्यादा बारिश इन्हीं कुछ महीनों में होती है। अच्छा, फिर आता है मॉनसून के बाद का मौसम, मध्य सितंबर से नवंबर तक। इसे सेकेंड समर भी कह सकते हैं। कह सकते हैं। मॉनसून जा चुका होता है, आसमान साफ हो जाता है, और जमीन की नमी की वजह से उमस के साथ साथ गर्मी फिर से बढ़ने लगती है। तापमान रहता होगा करीब 33 से 38 डिग्री के बीच। एकदम सही। और अंत में आता है वो मौसम जिसका सबको इंतजार रहता है, सर्दी, दिसंबर से मार्च। और इसे राजस्थान घूमने का सबसे अच्छा समय भी माना जाता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है ना? हाँ, और यहाँ भी हमें जलवायु का वो चरम रूप देखने को मिलता है। चूरू जैसे शहरों में तापमान 0 डिग्री या उससे भी नीचे चला जाता है। 0 से भी नीचे? और सर्दियों में एक और बहुत खास घटना होती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आया है, मावठ। मावठ, ये उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में होने वाली हल्की बारिश है। सुनने में साधारण लगती है, पर इसका महत्व असाधारण है। वो कैसे? ये वर्षा पश्चिमी विक्षोभ मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है, जो भूमध्य सागर से नमी लेकर आती हैं। और ये बारिश रबी की फसलों के लिए अमृत की तरह होती है, खासकर गेहूं और चने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए किसान इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदें कहते हैं। मतलब ये सिर्फ मौसम की घटना नहीं, ये एक आर्थिक घटना है। कुछ इंच की बारिश लाखों किसानों की साल भर की कमाई तय कर सकती है। सही कहा। ये प्रकृति के साथ उम्मीद का एक सीधा कनेक्शन है। पर ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है, एक ही राज्य में एक तरफ चूरू में 0 डिग्री और दूसरी तरफ जैसलमेर में 48 डिग्री। ऐसा कैसे मुमकिन है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब राजस्थान के भूगोल में ही छुपा है। इसका सबसे बड़ा कारण, या कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है, वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली? ये तो राज्य के बीचों बीच है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हाँ, तो फिर तो इसे अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा होना चाहिए ना? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये दीवार की तरह काम नहीं करती, क्योंकि ये हवाओं के समानांतर यानी पैरेलल खड़ी है। अच्छा, तो हवाएं इससे टकराती नहीं है? नहीं, नमी से लदी मानसूनी हवाएं इससे टकराकर ऊपर उठने और बारिश करने के बजाय इसके बगल से सीधी निकल जाती हैं। अरे, मतलब अरावली इन हवाओं को रोकती नहीं, बल्कि उनके लिए एक तरह का कॉरिडोर या हाईवे बना देती है। बिल्कुल सही शब्द। और इसी वजह से अरावली का जो पश्चिमी हिस्सा है, वो वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो एरिया बन जाता है, जहां बहुत कम बारिश होती है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक कारण है। दूसरा बड़ा कारण हमारे नक्शे में ही छिपा है, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? वो कैसे असर डालती है? देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर। अच्छा, इसका मतलब है कि राज्य का ज्यादातर हिस्सा
उपोष्णकटिबंध मतलब सब ट्रॉपिक्स में है, लेकिन ये दक्षिणी इलाके उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिक्स में आते हैं। तो भौगोलिक रूप से ही राज्य दो अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में बटा हुआ है। एकदम। और तीसरा कारण जरूर समुद्र से दूरी होगी, जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया। हाँ, राजस्थान किसी भी बड़े सागर या महासागर से काफी दूर है। बिल्कुल। कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर से 400 किलोमीटर। तो समुद्र का जो समकारी प्रभाव होता है, जो ना ज्यादा गर्मी होने देता है न ज्यादा सर्दी, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। सही। इसी वजह से यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय है, यानी गर्मियों में भीषण गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड। और दिन और रात के तापमान में भी भारी अंतर। रेत का यही तो गुण है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। हाँ, और जाहिर है हम चौथे और सबसे बड़े खिलाड़ी थार मरुस्थल को नहीं भूल सकते। बिल्कुल नहीं। गर्मियों में थार का रेगिस्तान इतना गर्म हो जाता है कि वहाँ एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। एक वैक्यूम क्लीनर की तरह। हाँ, एक तरह से, जो हिंद महासागर से नमी वाली मानसूनी हवाओं को अपनी ओर जोर से खींचता है। और इसी दौरान जो गर्म, शुष्क और थपेड़ेदार हवाएं चलती हैं, उन्हें लू कहते हैं। ये वो हवा है जिसका अनुभव हम सबने किया है, जब दरवाजे की जरा सी दरार से भी आग का झोंका अंदर आता है। तो ये चार खिलाड़ी, अरावली, कर्क रेखा, समुद्र से दूरी और थार मरुस्थल, मिलकर राजस्थान की जलवायु को इतना जटिल बनाते हैं। हाँ, और अगर हम राज्य के अंदर देखें तो स्रोतों ने इसे तापमान और वर्षा के आधार पर कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा है। ये वर्गीकरण जरूर दिलचस्प होगा। हाँ, ये समझने में बहुत मदद करता है कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही माहौल कैसे बदल जाता है। मोटे तौर पर 5 क्षेत्र हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। ये असली रेगिस्तान है, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर। यहाँ साल में 10 से 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। मतलब सिर्फ रेत के टीले और बहुत कम वनस्पति। बिल्कुल। फिर आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ थोड़ी ज्यादा बारिश होती होगी। हाँ, 20 से 40 सेंटीमीटर। इसमें चूरू, सीकर, नागौर जैसे इलाके आते हैं। यहाँ आपको कंटीली झाड़ियां और घास के मैदान दिखेंगे। ठीक है। और तीसरा? तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ हम अरावली के करीब आ जाते हैं। 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश। जयपुर, अलवर, अजमेर जैसे बड़े शहर इसी क्षेत्र में हैं। और यहाँ से हरियाली दिखनी शुरू हो जाती है। सही पकड़े। और अरावली के पूर्व में जाते ही कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चौथा क्षेत्र है आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ बारिश और ज्यादा होगी। 60 से 80 सेंटीमीटर। भरतपुर, धौलपुर, कोटा का इलाका इसमें आता है। यहाँ आपको पतझड़ वाले घने जंगल मिलेंगे। और पांचवा और आखिरी? पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, सबसे नम। यहाँ 80 से 150 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होती है। 150 सेंटीमीटर राजस्थान में? हाँ, दक्षिण पूर्वी कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और माउंट आबू इसी में है। यहाँ का माहौल आपको मध्य भारत के जंगलों जैसा लगेगा। ये कमाल है। मतलब आप जैसलमेर से यात्रा शुरू करें और झालावाड़ तक जाएं तो आप एक ही राज्य में रेगिस्तान से लेकर घने नम जंगलों तक का सफर तय कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश की है। स्रोतों में कोपेन के वर्गीकरण का भी जिक्र है। ये क्या है? व्लादिमीर कोपेन एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। उनका सिस्टम दुनिया भर में जलवायु के लिए एक तरह का शॉर्ट हैंड या कोड नेम बनाने जैसा है। कोड नेम? हाँ। मतलब? उन्होंने वनस्पति, तापमान और वर्षा के आधार पर पूरी दुनिया की जलवायु को कोड दिए, जैसे AW, BW, HW। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये अपने आप में पूरे इकोसिस्टम की कहानी बताते हैं। दिलचस्प है। तो राजस्थान के लिए उनके कोड नेम क्या है? पहला है AW। A का मतलब ट्रॉपिकल और W का मतलब विंटर ड्राई, यानी गर्मी और भारी मानसूनी बारिश, लेकिन सर्दियां सूखी। बिल्कुल। ये दक्षिणी राजस्थान है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। दूसरा? दूसरा BW, HW। B का मतलब सूखा, W का मतलब रेगिस्तान और H का मतलब गर्म। ये तो नाम से ही साफ है, असली तपता हुआ रेगिस्तान, पश्चिमी जैसलमेर और बीकानेर। हाँ। तीसरा है BSHW। इसमें S का मतलब है स्टेपी। ये अर्ध शुष्क इलाका है जो रेगिस्तान और हरे भरे इलाकों के बीच का बफर जोन है। अरावल के पश्चिम का ज्यादातर हिस्सा। सही। और चौथा CWG।
ये अरावली के पूर्व का मैदानी भाग है, जहां सर्दियां सूखी लेकिन गर्मियां बारिश वाली होती हैं। ये तो वाकई एक कोड लैंग्वेज की तरह है। हाँ, और ये बहुत सटीक भी है। हालांकि कुछ स्रोत थॉर्नवेट के वर्गीकरण को और भी सटीक मानते हैं, पर वो थोड़ा और जटिल है। लेकिन बात एक ही है, राजस्थान जलवायु की विषमताओं का एक जीता जागता म्यूजियम है। बिल्कुल। ये तो हुई बड़े स्तर की बात, लेकिन स्रोतों में कुछ ऐसी बारीक और हैरान करने वाली जानकारियां भी थीं। हाँ, बिल्कुल थी। जैसे कि वर्षा। अगर हम जिलों की बात करें तो झालावाड़ में साल में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर। और कितने दिन? औसतन 40 दिन। वहीं जैसलमेर में सबसे कम महज 10 सेंटीमीटर और सिर्फ 5 दिन। सिर्फ 5 दिन पूरे साल में? हाँ, पूरे साल में। लेकिन अगर किसी एक स्थान की बात करें तो वो है माउंट आबू, जहां 120 से 140 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये दिखाता है कि ऊंचाई का स्थानीय मौसम पर कितना गहरा असर पड़ता है। सही। और तापमान के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। चूरू जिले वाला? हाँ, चूरू सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों का रिकॉर्ड रखता है। गर्मियों में 50 डिग्री और सर्दियों में माइनस में। जबकि जैसलमेर में दैनिक तापांतर यानी दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। दिन में 45 डिग्री तो रात में 20-25 डिग्री तक पहुंच सकता है। और हवाओं की भी अपनी कहानी है। सबसे तेज हवाएं जून में चलती हैं। और सबसे ज्यादा आंधियां? वो आती हैं श्रीगंगानगर में साल में औसतन 27 दिन और सबसे कम झालावाड़ में सिर्फ 3 दिन। और जो गर्मियों में गांव में धूल के छोटे छोटे बवंडर उठते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में भछूलिया कहते हैं। हाँ, और एक आखिरी चीज जो सुनने में बहुत तकनीकी लगती है पर है बहुत महत्वपूर्ण, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। हाँ, ये एक काल्पनिक रेखा है, एक आइसोहेट, लेकिन इसका महत्व काल्पनिक नहीं है। ये रेखा लगभग अरावली पर्वतमाला के साथ साथ चलती है और राजस्थान को 2 स्पष्ट हिस्सों में विभाजित करती है। बिल्कुल। तो ये रेखा एक तरह से राजस्थान की किस्मत की लकीर है। अगर आप इस लाइन के पूर्व में खड़े हैं तो आपके खेत में हरियाली की संभावना ज्यादा है, और अगर आप पश्चिम में हैं तो आप रेगिस्तान की दुनिया में कदम रख चुके हैं। सब कुछ इस एक अदृश्य लाइन पर टिका है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी पड़ताल से हम क्या समझें? मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि राजस्थान की कहानी सिर्फ रेगिस्तान की कहानी नहीं है। ये विषमताओं और विविधताओं की कहानी है। हाँ, जिसे मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला ने गढ़ा है। ये एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति ने अपने हर रूप, शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र को एक साथ प्रदर्शित किया है। और इस जटिल जलवायु को समझना सिर्फ भूगोल का अध्ययन नहीं है, ये यहाँ के जीवन को समझना है, यहाँ की कृषि, जल प्रबंधन और संस्कृति को समझने की कुंजी है। मावठ जैसी घटना हमें यही सिखाती है। बिल्कुल, कि सही समय पर होने वाली थोड़ी सी वर्षा भी सोने की बूंदों जितनी कीमती क्यों हो सकती है। ये हमें संसाधनों के महत्व और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की कला सिखाता है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में एक जगह उल्लेख था कि थार विश्व का सबसे युवा और सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब वैश्विक जलवायु परिवर्तन के पैटर्न इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो इस युवा मरुस्थल का भविष्य क्या होगा? क्या इसका विस्तार होगा या ये सिकुड़ेगा?